तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। तो आज की वीडियो में दो बातें, एक छोटी सी बात और एक थोड़ी सी बड़ी बात। छोटी सी बात, संघ क्या होता है। आजकल बहुत चल रहा है ना, जैसे ही एक देश एक चुनाव की बात आई, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात आई, तो मीडिया में कुछ लोग ये कहने लगे कि साहब ये तो सिस्टम जो है ये संघवाद का उल्लंघन है। कभी दिल्ली के बारे में कोई स्पेशल कानून बनता है तो विपक्ष या दूसरी पार्टी कहने लगती है कि ये तो संघवाद का उल्लंघन है, जो संघीय ढांचा है उसका उल्लंघन है। ठीक है, तो ये संघ क्या होता है, थोड़ी सी बात इसकी करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में जो नए राज्य बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, या कोई राज्य है उसको राज्य का दर्जा समाप्त करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे आप एक राज्य से बहुत सारे नए राज्य बना सकते हैं, कैसे आप दो या दो से ज्यादा राज्यों को मिलाकर के एक नया राज्य बना सकते हैं, अर्थात कैसे आप राज्यों का नया अस्तित्व बना सकते हैं और बने हुए राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकते हैं। ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। 20 से 21 मिनट में ये सारे का सारा खत्म कर दूंगा, आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले संघ। संघ का जो इंग्लिश पर्यायवाची है वो है यूनियन। तो संघ या यूनियन, अब हम ज्यादा गहराई में इसमें नहीं जाएंगे। मैंने कहा ना संघ की बात छोटी सी। भारत जब आजाद हुआ तो हमने कहा, जब हमारा संविधान बना तो हमने कहा कि भारत जो है वो संघ होगा। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूं, आप भी बताइए, मेरी क्लास में जो लोग बैठे हैं वो भी बताइए कि संघ शब्द सबसे पहले भारत में कब आया, कि भारत एक संघ होना चाहिए या भारत संघ होगा। सबसे पहले भारत में संघ शब्द कब आया, कोई बताएंगे आप में से? 1970, 1970, 1917, इन्होंने कहा 1917। भारत में संघ शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया वो किया साइमन कमीशन ने। साइमन कमीशन आया था 1919 का जो एक्ट था उसकी जांच करने के लिए। साइमन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस में कहा था कि भारत में एकल राज्य, सिंगुलर राज्य, यानी कि भारत इतना बड़ा विविधताओं वाला देश है, इतना बड़ा भूगोल है, इतनी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी माने अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की ज्योग्राफी है हमारे यहाँ, अलग अलग तरह का भूगोल है। तो भारत में कोई एक सरकार, ऐसा ना हो कि भारत में केंद्र में एक सरकार बैठी हो पूरे देश के लिए कानून बनाए, इसको हम कहते हैं सिंगुलर स्टेट या एकल राज्य। उसने कहा था भारत में एकल केंद्रित राज्य जो है ठीक नहीं रहेगा, जितनी जल्दी हो सके भारत को एक संघ राज्य में बदलना चाहिए। सबसे पहले साइमन कमीशन ने कहा था, एग्जाम में भी आती है ये बातें कि भारत को में एक संघ होना चाहिए। सबसे पहले किसने कहा था? साइमन कमीशन ने ये बात कही थी। ठीक है, अब लगे हाथ इसी की बात कर लेंगे। संघ क्या होता है? संघ की सीधी सीधी परिभाषा ये है कि दो सरकारें हों, किसी भी देश में दो सरकारें हों। एक सरकार केंद्र की जो पूरे देश के लिए कानून बनाए, ये पूरे देश के लिए काम करे। जैसे हमारे यहाँ है ना, कहते हैं ना केंद्र सरकार, सुनते हैं ना आप लोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो दो सरकारें हों, एक केंद्र की सरकार जो पूरे देश के लिए हो और एक सरकार ऐसी जो अपने अपने राज्य में अलग अलग अपने अपने राज्य में हो और वो अपने राज्य के लिए कानून बनाए। अब संविधान इसको कहाँ हेल्प करता है, या किसी भी तरह के विवाद किसी भी तरह कोई विवाद जम ना ले केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, इसके लिए संविधान में पहले ही व्यवस्था कर दी गई है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में कामों का बंटवारा होगा, कि ये काम केंद्र सरकार के हैं और ये काम जो है वो राज्य सरकार के। ठीक है साहब, तो दो सरकारें, एक केंद्र के लिए जो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी, एक अपने अपने राज्य के लिए जो अपने राज्य के लिए कानून बनाएगी। अब संविधान में इन दोनों के कामों का बंटवारा होगा। आपको पता ही होगा भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच कामों का बंटवारा कर रखा है। आप बता सकते हैं सबसे पहले अंग्रेजों के समय में भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में कामों का बंटवारा किस एक्ट से हुआ? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा। आप बताएं। 1919, वेरी गुड तबसुम। 1919 के एक्ट से पहली बार भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में कामों का बंटवारा हुआ था। धीरे धीरे ये सिलसिला आगे चलता गया, केंद्र अपनी ज्यादा से ज्यादा पावर्स जो था वो राज्यों को देता गया और 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान की जो पहली लाइन थी, पहली लाइन आर्टिकल 1 जिसे हम कहते हैं, मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि पूरी जो लाइन है वो इस तरह से, भारत दैट इज इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो कि इंडिया है राज्यों का एक संघ होगा। इसको समझाने के लिए मैंने लिखा है भारत जो कि का मतलब है दैट इज, भारत जो कि इंडिया है, अर्थात संविधान के अनुसार भारत के दो नाम हो गए, एक भारत और एक इंडिया। इसके अलावा हमारे पूरे के पूरे संविधान में किसी भी आर्टिकल में हमारे देश का कोई और नाम नहीं आता है। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि भारत के और भी बहुत सारे नाम है, हिंदुस्तान, आर्यवर्त वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमारे संविधान की जो शुरुआत हुई है, देखिए कितना महत्वपूर्ण होगा ये संघवाद कि हमारे संविधान का जो पहला आर्टिकल है, पहली लाइन है, उसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत जो कि इंडिया है
राज्यों का संघ होगा। इसके लिए हमने शब्द इस्तेमाल किया यूनियन ऑफ स्टेट्स। अच्छा, यहीं पर संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। जब संविधान विशेषज्ञ या विधि विशेषज्ञ जब इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो कहते हैं कि भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। लिख दो यहां पर ये लाइन, यहां पर लिख देता हूं, भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। समझ रहे मेरी बात को? भारत विनाशी राज्यों का, यानी कि राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी आर्टिकल 2, 3, 4 में आएगा। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार को या संसद को यह पावर है कि वो किसी भी राज्य के दर्जे को खत्म कर सकती है। 2 या 2 से ज्यादा राज्यों को मिलाकर के नया राज्य बना सकती है और एक ही राज्य के कई टुकड़े करके अलग अलग राज्य बना सकती है। इसीलिए कहा गया भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि संघ अविनाशी है। अविनाशी संघ का मतलब क्या हो गया? देखो, जैसे अमेरिका में क्रांति हुई, अमेरिका में जो क्रांति हुई वहां की 13 बस्तियां थी। अगर मैं गलत हूं तो आई एम सॉरी, मुझे जो आधार है वहां 13 बस्तियां थी। उन 13 की 13 बस्तियों ने मिलकर के आपस में समझौता किया और इंग्लैंड के खिलाफ आजादी की लड़ाई छेड़ दी। बाद में जब लोग आजाद हो गए तो इन्होंने अपनी यूनियन बनाई, लेकिन यूनियन बनाते हुए इन्होंने आपस में समझौता किया था। लेकिन हमारा जो संघ है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं। हम आदिकाल से, प्राचीन काल से पूरा का पूरा एक देश रहे। अफगानिस्तान कभी, खैर अफगानिस्तान तो कभी हमारे साथ रहता तो कभी नहीं रहता था। जैसे मौर्य एज आई, मौर्य एम्पायर में अफगानिस्तान पर हमारा कब्जा था। मुगलों के समय में अफगानिस्तान पर हमारा कब्जा था। इसके अलावा अफगानिस्तान हमारे साथ कभी नहीं रहा। लेकिन आप देखें ना, पूरा का पूरा जो भारत आज है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सारे के सारे जो है अतीत से भारत के साथ ही रहे, भारत का हिस्सा रहे। ये पूरा का पूरा भारत था। आजादी के बाद फिर बंटवारा हो गया, वो अलग चीज है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो हमारा जो संघ है वो, हमारा जो संघ है उसका विनाश नहीं हो सकता, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। ओके, आगे चले। इसी का मतलब है भारत भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और ये शुरू में जो मैं आपसे बात कह रहा था ना, जैसे यूएसए की जो यूनियन है वो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है, लेकिन हमारा जो संघ है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि राज्यों को इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगर कोई राज्य अलग होने की बात करता है तो वो देशद्रोह, राजद्रोह या अलगाववादी गतिविधि माना जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब यही जो चीज है ना, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसी को आगे हमारे संविधान में आगे डिस्क्राइब किया गया, वो है आर्टिकल 2, 3 और 4। आर्टिकल 2 मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख रखा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, है ना, उसको लेके भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने वीडियो देख ली लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं लिया, उसको लिखा नहीं। तो अगर आप वीडियो पूरी देखें और बीच बीच में उसके स्क्रीनशॉट लेते रहें तो ये आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जल्दी से सलाह दूंगा, मैं पहले भी कहता आया हूँ कि आप मेरी वीडियो जब भी देखें, अगर अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना और इस समय घर में, अगर सफर में, हम लोग करते हैं ना, जब सफर में हम लोग होते हैं, आप लोग भी ऐसा कीजिएगा, अगर ना करें तो ऐसा कीजिएगा, जब भी आप सफर में हो या किसी का वेट कर रहे हो या बिल्कुल खाली हो, आपके पास कॉपी पेन कुछ नहीं हो करने के लिए और कोई काम भी ना हो, आप आराम से यूट्यूब खोलिए और मेरी नहीं किसी की वीडियो निकालिए जो आपके समय का सदुपयोग करेगी, आपका ज्ञान बढ़ाएगी। एयरफोन हमेशा अपने पास रखिए, नहीं है तो धीरे धीरे आवाज में सुनिए, किसी का क्या जाता है, कोई आपकी मजाक बनाए बनाता रहे, आपको क्या लेना। ओके, तो आप जब भी मेरी वीडियो देखें तो अपने साथ कॉपी पेन जरूर रखें। पॉलिटी की वीडियो देखें तो पॉलिटी के नोट्स रखें। मेरी ये कोशिश रहती है कि हर चीज को मैं सिस्टमेटिक आपको बोलता रहूं ताकि आपके नोट्स तैयार करते होते रहें। तो बहुत सी चीजें मैंने यहाँ लिख रखी हैं और अभी बहुत सी चीजें ऐसी मैं आपको सामने बोल गया जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, तो आपके पास कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो वीडियो को बैक कीजिए, पॉज कीजिए, लिखिए। ओके, तो अब यहीं पर आर्टिकल 2 आता है। आर्टिकल 1 हो गया, आर्टिकल 2 आता है। आर्टिकल 2 का मोटा मोटा लब्बो ये है कि आर्टिकल 2 और 3 आपको ये बताते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 और 3 आपको क्या बताते हैं ये। अच्छा, यहीं पर बात आई कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मुझसे एक बच्चे ने, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले एक बच्चे ने आहिस्ता से मुझसे पूछा कि सर ये संसद क्या होता है, संविधान क्या होता है। वो बच्चा करीब 8-10 दिन से मेरी क्लास में आ रहा है। वो मुझसे पूछने लगा कि सर संसद में वही लोग बैठते हैं जो संविधान वाले होते हैं। फिर कहने लगा सर संविधान की कोई किताब होती है क्या। तो मुझे एहसास हुआ कि अरे बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें अभी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी पता नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे। देखो, संविधान जो है पुस्तक की किताब है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही पवित्र पुस्तक है, बहुत ही पवित्र किताब है। ये बताती है हमारा देश क्या है, सरकार क्या है, संसद क्या है,
सरकार को बनाने का क्या मकसद है, संसद को बनाने का मकसद क्या है, संसद ने क्या काम करने हैं, सरकार ने क्या काम करने हैं। सरकार ने, संसद ने वो सारे काम करने हैं जिनमें जनता की भलाई हो, जिनमें जनता की भलाई हो, उन सारे कामों को लिख दिया गया है ताकि कल को कोई तानाशाह पैदा ना हो जाए, अपनी मनमर्जी ना करने लगे। जो हमारी इस संविधान की किताब में लिखा हुआ उसी के मुताबिक काम होंगे। अगर इससे दाएं बाएं जाते हैं तो उनको रोकने के लिए कोर्ट बना रखी है। कोर्ट को ये पावर दी गई है कि अगर कहीं भी दाएं बाएं आप जाते हो तो उस काम को आप कैंसिल कर सकते हो। तो बेटा वो जो किताब है वो संविधान है, समझ रहे ना। तो इसी संविधान में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। जो अलग अलग बातें लिखी हुई हैं उनको हम कहते हैं आर्टिकल्स, हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद, इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल्स और हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान का जो पहला अनुच्छेद वो मैंने आपको बताया। अब दूसरे अनुच्छेद की हम बात कर रहे हैं, तीसरे और चौथे अनुच्छेद की हम बात कर रहे हैं। उसका जो लब्बो लुगाव माने सारी असम्बली जो है, आपने जाना है जाइए, उसका जो सारी असम्बली है वो क्या है कि संसद को, ध्यान रखना केवल संसद को हमारे देश में पावर है कि वो भारत में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। नए राज्यों का प्रवेश का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे आप देखें ना, सिक्किम पहले हमारे देश में शामिल नहीं था। सिक्किम 75-76 में भारत का अंग बना। गोवा बाद में, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पांडिचेरी बाद में हमारे देश के अंग बने, समझ रहे ना। किसी पर फ्रांस का कब्जा था, किसी पर पुर्तगाल का कब्जा था, कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व लिए था। तो जब ये हमारे देश में शामिल हुए तो संसद ने कानून बनाया और कानून बना करके किसी को यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी का और किसी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, ठीक है ना। तो संसद को ये पावर है कि वो हमारे देश में किसी भी नए राज्य का प्रवेश कर सकती है। इसके अलावा संसद को ये पावर है कि वो हमारे देश में किसी नए राज्य की स्थापना कर सकती है, किसी नए राज्य का इस्टेब्लिशमेंट या स्थापना कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम में, क्षेत्र में और सीमा में चेंज कर सकती है। देखना 3 चीजें आती हैं, नाम, क्षेत्र और सीमा, रख लेना इसको। किसी भी राज्य के नाम में, क्षेत्र में और सीमा में परिवर्तन संसद कर सकती है। अब उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, संसद ये काम किस तरह से करेगी, ये सारी बातें आर्टिकल 2, 3 और 4 में लिखी हुई है। इसी के बारे में आपसे मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो आर्टिकल 2, संसद विधि द्वारा, विधि माने कानून, लॉ, इंग्लिश में लॉ, शुद्ध हिंदी में जो है विधि और फारसी भाषा में कानून। कानून फारसी भाषा का शब्द है। संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों, निर्बंधन और शर्त संविधान में शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है तो उसका कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर निर्बंधन और शर्त का मतलब टर्म्स एंड कंडीशन। विज्ञापन देखते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन, एक ऊपर स्टार बना रहता है ना, बड़ी बड़ी बातें वो कर देता है और ऊपर स्टार बना रहता है, उसके नीचे छोटे छोटे, है ना, इतने छोटे लेटर्स में जो कि आप ऐसे करके आंखें फैलाएं तो आपको दिखाई दे, तो वो शर्तें लागू कर देता है ना। पहले देगा आपको ये मिलेगा वो मिलेगा और नीचे लगा देता है वो शर्तें लागू, स्टॉक रहने तक, है ना, ऑफर वैलिड टिल फला डेट तक, है ओके। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन वही वाला, संसद कुछ एक जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो वो ठीक समझे। अच्छा मजे की बात यह है कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं वो संविधान में नहीं बताए गए हैं, उसमें कहा गया जो संसद को ठीक लगे। संसद को भरोसा किया गया है कि जो संसद को ठीक लगे उन टर्म्स एंड कंडीशन पर संघ में नए राज्यों का प्रवेश। देखो जब भी हम बात करेंगे संघ का मतलब पूरा देश, और जब भी हम अलग अलग सरकार की बात करेंगे तो कहेंगे केंद्र सरकार या राज्य सरकार। ध्यान रखना, अक्सर केंद्र सरकार या राज्य सरकार शब्द बहुत कम सुनेंगे संविधान में, आपको अक्सर संघ शब्द सुनाई देगा, ठीक है ना। भारत क्या है, संघ है। किसका संघ है, आपका नाम क्या है फुरकान, किसका संघ है भारत, राज्यों का संघ, ओके। हाँ ध्यान रखना आर्टिकल 1 में, ये तो याद हो जाएगा। तो जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशन संसद को ठीक लगे, जो वो चीज समझे, उसके आधार पर वो कानून बनाएगी और नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है, ठीक है सर। आर्टिकल 2 में ये बातें लिखी हुई, आपको रटी हुई होनी चाहिए ये बातें, ठीक है। फिर आर्टिकल 3 आता है। आर्टिकल 3 में ये कहा गया कि अब ये जो नए राज्य बनाना या नए राज्यों का प्रवेश है या अन्य जो चीजें हैं उसमें संसद को क्या क्या शक्तियां हासिल हैं। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत संसद को कौन कौन सी पावर हासिल है। तो कौन सी पावर हासिल है, राज्यों का नाम बदल सकती है, सीमा बदल सकती है और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। आप देखें ना भाई, 2 राज्य मिलाकर के एक राज्य बनाया जा रहा है तो क्षेत्र में परिवर्तन तो हो रहा है, क्षेत्र सीमा में परिवर्तन तो हो रहा है। तो संसद संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, स्थापना कर सकती है, किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र या सीमा परिवर्तन कर सकती है। तो नाम, क्षेत्र, सीमा किसमें, आर्टिकल 3 में, और प्रवेश और स्थापना किसमें है, आर्टिकल 2 में। ध्यान रखना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो अक्सर हमें याद नहीं रहते। जैसे न्यू एजुकेशन, ये है न्यू एजुकेशन, देखो मैं फिर गलती कर गया, NEP है तो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। वो अक्सर उसको लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, वह है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ओके। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर जाते हैं, वही एग्जाम में आ जाती हैं और एग्जाम में आकर के हमें जो है कि चिढ़ाती है कि देख तूने मुझे नजरअंदाज किया और मैं आ गई,
ठीक है, ध्यान रखना। तो आर्टिकल 2 प्रवेश और स्थापना, वो कौन सी, टर्म्स एंड कंडीशन। आर्टिकल 3 नाम क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन, है ना। ओके, अब आर्टिकल अब यहाँ पर अब आपसे थोड़ी लंबी बात होगी कि इसका प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। किसी भी राज्य के नाम क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन की, आप देखें ना, जैसे उड़ीसा था तो क्या हो गया, ओडिशा। असम था, असोम हो गया, है ना। उत्तरांचल होता था, क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। हो गया नहीं हो गया, है ना। तो राज्यों के नाम बदले गए ना, नाम बदले गए ना राज्यों के, है ना। तो किसी भी राज्य का किसी नए राज्य को बनाना, राज्य का दर्जा खत्म करना। आपने जम्मू कश्मीर वाला मामला देखा ना, जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा खत्म, उसको 2 हिस्सों में बांटा, और जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग, और दोनों को क्या कर दिया, यूटी बना दिया। उसमें कहा भाई जम्मू कश्मीर जो है वो पांडिचेरी जैसा यूटी होगा। और सब पांडिचेरी जैसा यूटी होगा, इसका मतलब क्या, क्यों गीता, प्रियंका, राकेश, एक मिनट जिनसे पूछना बताएं। पांडिचेरी जैसा जम्मू कश्मीर जो है वो पांडिचेरी जैसा यूटी होगा, यूनियन टेरिटरी होगा। इसका मतलब क्या है, यस, अब आप बताएं। हाँ, खैर विधान परिषद आप गलत बोल गए। जैसे पांडिचेरी में विधानसभा है और मंत्रिपरिषद है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा और मंत्रिपरिषद होगी। ये तो सिलसिला दिल्ली में भी है, तो उसने दिल्ली नाम क्यों नहीं रखा, ये किसी और वीडियो में बताएंगे कि उसने ये क्यों नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर जो है दिल्ली जैसा विधानसभा वाला यूटी होगा, ये क्यों नहीं कहा, ये किसी और वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो ये वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, तो जल्दी से इसके प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि नए राज्य कैसे बनते हैं। देखिए, नए राज्य को बनाने या जो राज्य है उसका दर्जा खत्म करने की जो पावर है संसद को। ओके, ठीक है साहब। अब इसके लिए प्रोसेस ये है, जैसे अन्य सामान्य कानून बनते हैं ना, कानून कैसे बनते हैं, आपने देखो बहुत सारे विधेयक हैं, जैसे साधारण विधेयक, विशेष विधेयक। तो साधारण विधेयक हमारे देश में साधारण विधेयक कैसे पास होते हैं, आपने जाना है क्या? अच्छा, आप तबीयत खराब लग रही है आपकी, अगर जाना चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देख लेना, ठीक है। अगर आपने जाना चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, घर जाकर के ये अभी यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, वीडियो देख लेना, ओके। और अगर बैठ सकते हैं तो बैठिए, क्योंकि टीचर के सामने बैठ करके मैं आपको ही बोल रहा हूँ। अगर आप पॉसिबल ये है कि आप ऑफलाइन क्लास पढ़ सकें, टीचर के सामने बैठ कर पढ़ सकें, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो तब हैं जब आप टीचर के पास नहीं जा पा रहे, या आपको बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी है और ऑनलाइन क्लासेस में यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर जो क्लासेज हैं उसमें कुछ नया ढूंढें आप, कि ये तो मुझे आता है, अब कुछ नया है क्या, इसमें कुछ नया आप ढूंढें। जैसे मैं अमेरिका बताया गया ना आपको, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, और अमेरिका का जो संघ है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। तो अक्सर ये चीजें जो है किताबों में नहीं मिलती। ओके, ठीक है, आगे चलें। तो जैसे आप देखते हैं ना, संसद कोई भी सामान्य कानून बनाती है तो वो उस कानून को बनाने के लिए जो प्रस्ताव है या बिल है, किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को उसको अलग अलग सिंपल मेजोरिटी से पास करना होता है। आप जानते हैं ना हमारे देश में संसद कानून कैसे बनाती है, कुछ विशेष कानूनों को छोड़ करके। कानून बनाने के लिए जो प्रपोजल शुरू होगा किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है, लोकसभा से या राज्यसभा से। अब लोकसभा से शुरू हुआ मान लीजिए, तो लोकसभा उस पर डिस्कशन करेगी, उसके बाद उसको पास करेगी सामान्य बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से। सामान्य बहुमत या सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ कि लोकसभा में जितने मेंबर हैं उस बिल के फेवर में आधे से एक ज्यादा हो। जैसे लोकसभा में से कितने मेंबर हैं, 543, तो उसका आधे से एक ज्यादा कितना हो गया, 273 हो गया ना। तो लोकसभा के कम से कम 273 या 273 मेंबर जो हैं उसके फेवर में, तो हमने मान लिया भी लोकसभा से पास हो गया। उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा, इसी तरह से राज्यसभा भी उसको पास कर दे सिंपल मेजोरिटी से, तो पास हो जाएगा। फिर कहाँ जाएगा वो, राष्ट्रपति के पास। कोई भी साधारण बिल जो है पहले लोकसभा से या राज्यसभा से, उसके बाद फिर लोकसभा या राज्यसभा से। लोकसभा शुरू हुआ तो लोकसभा पास करेगी, फिर राज्यसभा उसको पास करेगी, या राज्यसभा शुरू हुआ तो पहले राज्यसभा उसको पास करेगी और फिर लोकसभा पास करेगी। उसके बाद वो प्रेसिडेंट के लिए पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर अपने साइन कर देंगे, यानी कि प्रेसिडेंट उसको मंजूरी दे देंगे, तो वो जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा या कानून बन जाएगा। उसी तरह से आपने नया राज्य बनाना तो उसका प्रोसेस भी यह है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी यह है कि जब भी किसी भी हाउस में किसी नए राज्य को बनाने या किसी राज्य का दर्जा खत्म करने, किसी राज्य के नाम या क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन करने का कोई कानून बनाने का जो प्रस्ताव होगा, वो रखने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाएगी। आपने ना जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक, दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में जो व्यापार होता है, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच में जो व्यापार होता है, उस व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाला कोई विधेयक,
उस व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाला कोई विधेयक या नए राज्य को बनाने वाला कोई विधेयक संसद में तब रखा जाएगा जबकि पहले उसे रखने की मंजूरी राष्ट्रपति दे दे। यानी कि राष्ट्रपति से प्री परमिशन लेनी होगी उस बिल को रखने के लिए पार्लियामेंट में। ओके, ठीक है। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाती है। आमतौर पर राष्ट्रपति उसकी मंजूरी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने परंपरागत रूप से राष्ट्रपति से अपेक्षा की है कि वो मंत्रिपरिषद के निर्णयों को अपने हस्ताक्षर और मोहर से जारी कर देंगे। अब राष्ट्रपति से यहाँ पर एक अपेक्षा की गई, हिंदी का शब्द है अपेक्षा, इसे आप उर्दू में कह सकते हैं उम्मीद, आशा। राष्ट्रपति से ये अपेक्षा की गई है कि वो किसी, बार बार थोड़ा लंबा है ना, किसी भी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्य का दर्जा खत्म करने या किसी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन करने से संबंधित विधेयक को संसद में चर्चा के लिए, संसद में कानून बनाने के लिए रखने से पहले संबंधित राज्यों से सलाह लेंगे। संबंधित राज्यों से सलाह लेंगे। अब संबंधित राज्यों का मतलब क्या हो? मान लीजिए उत्तराखंड और यूपी को मिलाया जा रहा और एक नया स्टेट बनाया जा रहा, समझ रहे ना? उत्तराखंड यूपी को बना करके नया स्टेट बनाया जा रहा, या उत्तराखंड को यूपी में मिलाया जा रहा, या उत्तराखंड का नया नाम कुछ और बदला जा रहा, या यूपी के 2 हिस्से किए जा रहे हैं, या यूपी के 4 हिस्से किए जा रहे हैं, या यूपी एमपी को मिला करके नया स्टेट बनाया जा रहा, या ऐसा किया जा रहा कुछ हिस्सा यूपी का लिया, कुछ एमपी का लिया, एक नया स्टेट बना दिया। तो कौन प्रभावित है? यूपी और एमपी ना। या यूपी एमपी राजस्थान का बॉर्डर मिलता है ना, तो कुछ हिस्सा राजस्थान का लिया, कुछ यूपी का लिया, कुछ एमपी का लिया और एक नया स्टेट बना दिया, है ना? 3 राज्य प्रभावित हो गए ना उससे, 3 राज्य प्रभावित हो गए ना। तो राष्ट्रपति जो है इन तीनों राज्यों से मशवरा लेगा, परामर्श करेगा, एडवाइस देगा। या हो सकता है कि 4 राज्य प्रभावित हो रहे हो, 4 राज्यों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर के एक नया राज्य बनाया जा रहा हो, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु मिलते हैं ना आपस में, तो इनके कुछ कुछ हिस्सों को ले लो और एक नया राज्य बना लो। तो प्रभावित राज्य कौन हो रहे हैं? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये प्रभावित हो रहे हैं ना। या केरल का नया नाम बदलना है, तो प्रभावित कौन हो रहा है? केरल हो रहा है। या केरल की सीमा में कोई परिवर्तन करना है, यानी केरल का कुछ हिस्सा कर्नाटक को देना, या केरल का कुछ हिस्सा तमिलनाडु को देना। तो यहाँ पर प्रभावित राज्य कौन से हो गए? केरल भी और तमिलनाडु भी। केरल का कुछ हिस्सा किसे दिया जा रहा है? तमिलनाडु को। यहाँ पर प्रभावित कौन हो गए? केरल, तमिलनाडु दोनों हो गए। या केरल का हिस्सा कर्नाटक को दिया जा रहा है, तो यहाँ प्रभावित कौन हो गए? केरल और कर्नाटक दोनों प्रभावित हो गए ना। तो राष्ट्रपति ऐसे किसी बिल को संसद में रखने की मंजूरी देने से पहले जो प्रभावित राज्य हैं या जो संबंधित राज्य हैं उनसे मशवरा करेंगे, ये उम्मीद की जाती है उनसे, ठीक है ना। तो परंपरागत रूप से राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। अब मशवरा उनसे कैसे लेंगे? उनसे मशवरा लेने का मतलब है कि उन राज्यों की विधानसभाओं से मशवरा लेना। उन राज्यों की विधानसभाओं से मशवरा लेने का मतलब क्या है? देखो, जो भी बिल रखा जाएगा ना, उसके लिए मंत्रिपरिषद पहले एक कच्चा खाका तैयार करती है, ड्राफ्ट, जैसे आप कहते हैं ना रफ कॉपी ना, घर में जाके बहुत से बच्चों की आदत होती है, रफ कॉपी ले आते हैं और फटाफट लिखते रहते हैं। उसके बाद घर जाते हैं, उसको फेयर करते हैं और उसमें जो गैर जरूरी चीजें होती हैं उसको हटा देते हैं, या जो शॉर्ट में लिखी होती है और डिटेल में लिख देते हैं। ऐसे बच्चे कामयाब भी होते हैं क्योंकि वो चीजों को 2 बार पढ़ लेते हैं। एक बार तो उन्होंने क्लास में पढ़ा और फिर घर जाके पढ़ा, ऐसे बच्चे कामयाब होते हैं, ठीक है साहब। ओके, तो एक कच्चा खाका बनाया, किसके लिए? एक बिल के लिए। कौन सा बिल है? नाम, क्षेत्र या सीमा परिवर्तन या नए राज्य को बनाना। एक कच्चा खाका बनाया। अब इसे हम कहते हैं बिल का मसौदा या बिल का ड्राफ्ट, विधेयक का मसौदा या कच्चा खाका या बिल का ड्राफ्ट। राष्ट्रपति उस बिल के मसौदे को संबंधित राज्यों की विधानसभाओं को भेज देते हैं। किसके माध्यम से भेजेंगे? राज्यपाल के माध्यम से भेजेंगे। भाई राज्यपाल तो है बिचौलिया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बिचौलिया कौन है? राज्यपाल है। अच्छा, राज्यपाल की भूमिका क्या है? राज्यपाल किसका एजेंट है? केंद्र का एजेंट है। राज्यपाल राज्य में संविधान का संरक्षक, रखवाला और केंद्र का एजेंट दोनों है। तो राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा को प्रस्ताव भेजा गया, विधानसभा उस पर डिस्कशन करेगी। कैसा डिस्कशन होगा? वैसे ही जैसे अन्य विधेयकों पर जब विधानसभा कानून बनाती है ना, तो जैसे उन कानूनों पर मशवरा होता है, वैसे ही उस कानून पर या उस एक्ट पर या उस बिल पर मशवरा होगा। अब विधानसभा से ये कहा जाता है कि साहब अपनी सिफारिशें आप दे दो। सिफारिश का मतलब समझ रहे हैं कि इसमें कोई और काट छांट करनी हो, कुछ हटाना हो या कुछ बढ़ाना हो, वो आप बता दो। अब उसी के लिए कि आप अपनी सिफारिशें कितने समय में भेज सकते हैं, तो ये समय सीमा, मान लें राष्ट्रपति ने विधानसभा को भेजा, विधानसभा कितने समय में बाध्य है उस सिफारिशों को वापस राष्ट्रपति को देने के लिए? संसद को नहीं, राष्ट्रपति को वो सिफारिशें वापस देने के लिए कितने समय में बाध्य है विधानसभा? जाते जाते बता दीजिए। विधानसभा, राष्ट्रपति ने विधानसभा को प्रस्ताव भेजा, विधेयक का मसौदा भेजा। अब विधानसभा अधिकतम कितने दिनों में उस मसौदे पर अपना मशवरा राष्ट्रपति को भेजेगी वापस? है? हाँ, वेरी गुड, जाइए। तो ये जो समय सीमा है राष्ट्रपति तय करेगा
कि आप 3 दिन में दे दो, 1 महीने में दे दो, 3 महीने में दे दो या 6 महीने में दे दो, जो भी सिफारिशें हैं उसकी समय सीमा जो है वो राष्ट्रपति तय करेगा। ओके, मान लीजिए राष्ट्रपति ने 3 महीने का समय दे दिया। अब 3 महीने के भीतर अब क्या होगा, 3 महीने के भीतर विधानसभा ने वो सिफारिशें दे दी। अब विधानसभा ने जो सिफारिशें दी हैं, ध्यान रखना, उनको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो उनको माने, चाहे तो ना माने, अर्थात संसद उन सिफारिशों को चाहे तो माने और चाहे तो ना माने। ओके, मानने के लिए बाध्य नहीं है। आमतौर पर परंपरा यह है कि भी मान लेती है, कुछ ऊंच नीच करके, कुछ हेरफेर करके उनको मान लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अर्थात संसद उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो समय सीमा कौन तय करेगा, राष्ट्रपति तय करेगा। अब जब सिफारिश वापस आ गई तो उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ओके, अब मान लीजिए 3 महीने से ज्यादा समय हो गया, 3 महीने पार हो गए, लेकिन विधानसभा ने अपना जो है मशवरा नहीं भेजा, उस बिल पर अपना मशवरा नहीं भेजा, तो ऐसे में अब राष्ट्रपति 3 महीने गुजर गए, राष्ट्रपति उसका इंतजार नहीं करेगा। अब राष्ट्रपति उसका इंतजार नहीं करेगा। ठीक है भाई, 3 महीने हमने दिए थे, आपने अपने मशवरे नहीं दिए, ठीक है, अब इसको जैसे संसद ने इसको प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद ने जैसे इसको प्रस्तावित किया था वैसे संसद में इसको रख दो। अब वो संसद में आ गया, तो जैसे अन्य कानून पास होते हैं ना, एक सदन पास करेगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन पास करेगा, फिर राष्ट्रपति उस पर अपनी मंजूरी देगा। उसी तरह से सामान्य बहुमत से, दोनों सदनों के सामान्य बहुमत से वो पास हो जाएगा। ध्यान रखना, नए राज्य को बनाने, नाम, क्षेत्र या सीमा परिवर्तन करने का जो विधेयक है उसे लोकसभा और राज्यसभा में सामान्य बहुमत की दरकार है। इसके अलावा विधानसभाओं की मंजूरी के लिए जाता है वो, तो विधानसभा से भी वहां पर सामान्य बहुमत की दरकार है। ठीक है, विशेष बहुमत यहां पर लागू नहीं है। ठीक है साहब, अब उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दीजिए, ये था मसौदा, और राष्ट्रपति ने उसको सिग्नेचर दे दिए। उसके बाद सरकार उसका नोटिफिकेशन कर देगी, गजट में जारी हो जाएगा, उसका नया नाम हो गया उत्तराखंड। या जैसे 9 नवंबर सन 2000 को नवंबर सन 2000 में हमारे यहाँ 3 राज्य बने थे। कौन कौन से बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ठीक है, ये सारा प्रोसेस फॉलो हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए, सिग्नेचर के बाद वो उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया, नए राज्य अस्तित्व में आ गए। इस तरह से हमारा नया राज्य बन जाता है। थैंक यू।